उनको या जिसको एक्सप्लेन करना या खुद समझना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, वो यही आर्गुमेंट है। अक्सर लोग इसमें आके कंफ्यूज हो जाते हैं और यही वजह होगा कि आपने सुना होगा कि अगर आप किसी से बात करें कि नहीं खुदा के वजूद को हम रैशनली प्रूव कर सकते हैं, तो पहले ये सवाल करता है अच्छा आपका आर्गुमेंट क्या है। हम ये कहते हैं कि यार पूरी कायनात का कोई पैदा करने वाला चाहिए, वो कहता है अच्छा फिर खुदा को किसने पैदा किया है। अक्सर सुना होगा आपने आर्गुमेंट, फौरन यही जवाब आता है। और वो ये क्वेश्चन क्यों पैदा होता है, क्योंकि ये वाला आर्गुमेंट जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूं ये क्लियर नहीं होता। थॉट प्रोसेस में हमें ये बात क्लियर नहीं होती कि इस बात का क्या मतलब है। देखें ये इफेक्ट है, ये लेट्स से ये इसका कॉज है, ये टाइम t पर है, तो ये फर्ज करें टाइम t1 पर है, कोई भी टाइम दे दिया हमने कॉज। और अगरचे एक बात बता दूं, टेक्निकली कॉज और इफेक्ट में टाइम गैप नहीं होता। जैसे ही कॉज मौजूद होता है वैसे ही उसका इफेक्ट भी सामने आ जाता है। ये बात फिलोसफिकली जहन में रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे समझाने के लिए एक बात कर रहा हूं। फिलोसफिकली ये बात गलत है। फिलोसफिकली जैसे ही किसी चीज का कॉज होगा वैसे ही इफेक्ट भी साथ साथ उससे टाइम गैप नहीं पैदा होगा कॉज और इफेक्ट में, फौरन ही उसका इफेक्ट भी सामने आएगा। ठीक है, अलबत्ता बहुत सारी चीजें जिनको हम कॉज समझते हैं किसी चीज की, वो उसकी कॉज नहीं होती है या अल्टीमेट कॉज नहीं होती है। आसानी से समझने के लिए बात यूं कह रहे हैं कि वो उसकी ऐसी कॉज नहीं होती जिसकी वजह से वो चीज वजूद में आ जाए। अल्टीमेट कॉज जिसे हम कह रहे हैं इंग्लिश में, सही है। कोई मिसाल लेके देखें, फॉर एग्जाम्पल सूरज है और उसकी रेज है, ठीक है, सनलाइट। जो ये जो सनशाइन है या सन रेज है, इसका कॉज क्या है? सूरज है ना। क्या सूरज और उसकी शॉ में या उसकी रेज में कोई टाइम गैप है या उसके साथ अटैच है? सूरज है, उसकी शॉ है, कोई ज़मानी फासला या टेम्पोरल आप डिस्टेंस पैदा कर सकते हैं सूरज और उसकी शॉ में? कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। सूरज है, सूरज के होने का मतलब क्या है कि उसकी रेज भी है, ठीक है। ये कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप ये होता है। जैसे ही कॉज मुहक्किक होगी यानी एग्जिस्टेंस में आएगी, फौरन ही इफेक्ट भी एग्जिस्टेंस में आ जाएगा साइमल्टेनियसली। यानी ये जो मैं कह रहा हूँ t और t1, ये बात टेक्निकली गलत है। तो अगर कोई फिलॉसफी जानता है तो वो मुझे इस चीज पे चैलेंज ना करे, पकड़ नहीं ले कि आपने गलत लिखा हुआ है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन आम तौर पे जो जब हम बात कर रहे होते हैं तो सिर्फ समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ कि एक कॉज है और एक उसका इफेक्ट है। नॉर्मली क्योंकि जो जिस तरह के कॉजेस से हमें जिंदगी में वास्ता पड़ता है उसमें कॉज और इफेक्ट में टाइम डिस्टेंस होता है, क्योंकि वो एक इफेक्ट जो है वो कई कॉजेस पर डिपेंड कर रहा होता है। कॉज 1 कह लें, कॉज 2 कह लें, तो जब बहुत सारे कॉजेस उसकी जमा हो जाती हैं तो इफेक्ट फौरन ही वजूद में आ जाता है, ठीक है। लेकिन जब तक कोई भी उसके वजूद में आने के लिए, इस इफेक्ट के वजूद में आने के लिए अगर सारी कॉजेस मौजूद नहीं है तो इफेक्ट वजूद में नहीं आएगा। खैर ये हम अपनी बात से आगे कहीं चले गए। मैं बताने ये चाह रहा था कि ये कॉज और ये इफेक्ट है। अगर इस कॉज को, ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन का पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, यानी इस कॉज को पीछे की तरफ खींचें, टाइम t से इसे t-1 पर ले आए, ठीक है। टाइम में हम पीछे की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, तो ये इफेक्ट क्या इसी टाइम पे मौजूद रहेगा या ये इफेक्ट भी पीछे आ जाएगा? ये बात समझ में आ रही है? अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो जिंदगी आसान है, क्योंकि इफेक्ट भी इसके साथ कॉज के साथ अटैच है ना। वो अगर कॉज टाइम में पीछे चला जाएगा तो इफेक्ट भी पीछे चला जाएगा। अब फर्ज करें हम यहां पर बैठे हैं, ये हमारे यहां पे मौजूदगी, हमारी एग्जिस्टेंस भी एक इफेक्ट है, ठीक। इसकी कॉज है,
पीछे, और उससे पीछे उसकी भी कोई ना कोई कॉज होगी। ये कॉज खुद अपनी जगह एक इफेक्ट भी है ना, और फिर इसकी कॉज है, ठीक है, और फिर ये कॉज भी खुद एक इफेक्ट भी है, और फिर इसकी पीछे भी इसकी भी एक कॉज है। अब अगर टाइमलाइन पे आप कह रहे हैं पीछे इनफाइनाइट टाइम है, पीछे वक्त कितना है, लामहदूद है, तो इसका मतलब है कि जो कॉज की जो चेन है ये पीछे की तरफ इनफाइनाइटली स्ट्रेच की हुई है, यानी ये पीछे की तरफ जाती जा रही है। कॉज जो है वो बैकवर्ड इनफाइनाइटली पीछे चली गई है। तो इफेक्ट यहां पर इस पर्टिकुलर टाइम में फॉर एग्जांपल 2015 में कैसे मौजूद है, अगर इसकी जो पीछे कॉज और इफेक्ट की जो चेन है वो पीछे, ये सिंपल तो समझते ना, इंफिनिटी का, ये पीछे इतनी पीछे कि उसकी कोई इंतहा नहीं है। तो इस पर्टिकुलर टाइम में मैंने आपसे कहा था कि अगर ये कॉज यहां पर चलाएगा तो इफेक्ट भी पीछे आ जाएगा, ये मजीद पीछे चलाएगा तो इफेक्ट भी मजीद पीछे आ जाएगा। अगर कॉज इनफाइनाइटली पीछे चली जाएगी तो इफेक्ट भी इनफाइनाइटली पीछे चले आएगा, ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर कॉज यहां से उठ के t-1 पर आ रहा था तो ये इफेक्ट यहां t1 से उठ के t पर आ जाता, सही है। ये मजीद पीछे आता t-2 पे तो इफेक्ट जो है t-1 पे आ जाता। जितना पीछे कॉज जाती इफेक्ट भी उसके साथ साथ पीछे ट्रेवल करता। अगर कॉज इनफाइनाइटली पीछे चली जाएगी तो इफेक्ट भी इनफाइनाइटली पीछे चला जाएगा, एग्जिस्टेंस में नहीं आ पाएगा। नहीं, लेकिन हम लोग ये थोड़ी बोल रहे हैं कि कॉज पीछे गई है, हम तो ये बोल रहे हैं कॉज पीछे से चलती हुई आ रही है, कहीं से आ नहीं रही ना, मतलब हमेशा से इंसान था, हमेशा से इंसान तो था। इसका मतलब है बैकवर्ड टाइम इनफाइनाइट है ना, तो जो भी कॉज है वो इनफाइनाइटली पीछे, सही, यही मतलब है। मतलब हम लोग यहाँ पे बैठ के कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना पीछे से इंसान, कैलकुलेट ना कर सकने का एक मतलब तो बहुत बड़ा टाइम है। एक बात ये कि टाइम का कोई आगाज ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि टाइम का पीछे कोई आगाज नहीं है, यानी ये जो चेन है पीछे इनफाइनाइटली स्ट्रेच कर गई है। जैसे जैसे सिंपल सी बात है, ये चेन पीछे की तरफ स्ट्रेच करेगी, पूरे इफेक्ट भी पीछे की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये वाली एग्जांपल जो सूरज वाली, एक और तरह से मैं समझाता हूं, एक और तरह से। ये इस सेट में, जिस सेट की हम बात कर रहे हैं, ये तो इफेक्ट है आज, ठीक। इसके पीछे जितनी भी कॉजेस हैं वो खुद भी इफेक्ट है या नहीं? सही। हर कॉज खुद भी एक इफेक्ट है, क्योंकि वो अल्टीमेट कॉज तो है नहीं, तो जितना भी पीछे चले जाएंगे हर कॉज एक इफेक्ट है, खुद इफेक्ट भी होगी। तो इस सेट के मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो जितने भी कॉजेस हैं वो सब खुद इफेक्ट भी है, सही है। अब सारी कॉजेस जब इफेक्ट भी हैं, तो यानी यहां से लेके यहां तक टाइम लाइन में अगर एक सेट बना दें इनका, ठीक है, तो फर्स्ट करें इफेक्ट 1 है, इफेक्ट 0 है, इफेक्ट -1 है, इफेक्ट -2, इफेक्ट -3, और आप कह रहे हैं पीछे सिलसिला इनफाइनाइट। हर कॉज खुद एक इफेक्ट, ठीक। तो इस सेट का हर मेंबर एक इफेक्ट है। कोई ऐसा मेंबर है इसका जो कि इफेक्ट ना हो? खत्म है। जब इस सेट का हर मेंबर एक इफेक्ट है, यानी असर है, तो उसके लिए मौसर चाहिए, लामहला। इस पूरे सेट के लिए एक मौसर चाहिए, कॉज चाहिए, सही नहीं चाहिए, क्योंकि इसका हर मेंबर एक इफेक्ट है। बैकवर्ड आप जितना भी पीछे जाएंगे, आप कह रहे हैं कि हर कॉज
कॉज होने के साथ साथ खुद एक इफेक्ट भी, उसके पीछे भी कॉज मौजूद है, और वो जो पीछे कॉज मौजूद है वो भी खुद एक इफेक्ट है, उसके पीछे भी एक कॉज है, वो खुद एक इफेक्ट है। ठीक है, कॉज इफेक्ट, यानी इल्लत और मालूल, असर और मौसर। ठीक है, कॉज कह लें असर को, कॉज कह लें इल्लत को, इफेक्ट कह लें मालूल को, मौसर को। ठीक है, कॉज कह लें आमिल को, इफेक्ट कह लें अमल को। ठीक है, तो हर अमल के लिए अमल करने वाला चाहिए, आमिल चाहिए, और इस पूरे सेट के लिए, ये पूरा सेट खुद एक अमल है, इसका हर मेंबर एक इफेक्ट है, एक अमल है। ठीक है, एक असर है, तो उसके लिए मौसर चाहिए, या तो हम कह लें कि बगैर कॉज के इफेक्ट वजूद में आ सकता है, जो कि मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स कहती है, उसकी तरफ आते हैं। लेकिन यह बात ध्यान में रहे कि फिलॉसफी इस बात को कबूल नहीं करती, और क्यों नहीं करती, बहुत ऑब्वियस है। आप कह रहे हैं कि इफेक्ट जो है बगैर कॉज के वजूद में आ सकता है, तो फिर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, फिर साइंस क्या है, इन्वेस्टिगेशन क्या है, किस चीज की तहकीक करते हैं कि कोई काम क्यों हो रहा है। एक बात और साथ में बता दूं, शायद मैंने पहले दिन भी बताई थी, कि ये ह्यूमन नेचर में रखी गई है चीज, और जिसे हम आयते ज़र कहते हैं, कि आपसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जो कुरान करीम में आयत है कि खुदा ने अहद लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, और सबने कहा बेशक आप हमारे रब हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कब लिया भाई, मुझे तो ऐसा कोई अहद याद नहीं है कि मुझसे कभी पूछा अल्लाह ताला ने कि मैं तुम्हारा रब हूँ, मैंने कहा हाँ बेशक है। ये सवाल ये नहीं है, बनी आदम की उनके असलाफ से निकाला गया, उनसे अहद लिया गया। ये कौन सा अहद है, कभी गौर किया इस पे? ये अहद है हमारी खुद फितरत। कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने कहा था आपसे शायद पहले दिन कि 6 महीने का बच्चा लेना, ठीक है, और उसके आप जाके सर पे पीछे से फूंक मारें तो he will turn his head, अपनी गर्दन घुमाएगा, देखेगा क्या चीज है। उस जो अभी कुछ नहीं जानता उसे भी ये मालूम है कि अगर पीछे कोई हवा आ रही है, कोई चीज सर पे लग रही है, तो कोई पीछे है। ऐसा नहीं हो सकता कि खुद ब खुद हो जाए, ये आपकी नेचर में डाला गया। ये वो है जो हमारी फितरत में वदियत चाहिए है, हमें इंट्यूशन ऐसा दिया गया कि हम जानते हैं कि अगर इफेक्ट है तो कॉज है। ये नहीं, कोई हम पूरी लाइफ में कोई ऐसा फिनोमेना बता सकते हैं जहां पे इफेक्ट और कॉज नहीं हो। नाउ कमिंग टू क्वांटम फिजिक्स, वो कहती है यस है, और वो क्या कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी जब हम बात कर रहे हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, ज़र्रात की, जिनसे मिलके पूरी कायनात बनी है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, आपने सबने ये वर्ड सुना होगा इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, जो एटम में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स और जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स उनको कहते हैं, वो खुद फोटॉन्स से मिलकर बनते हैं। फोटॉन्स यानी एनर्जी से। वो कहते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट्स जब किए हैं लैब में, तो हम देखते हैं कि खुद ब खुद एलिमेंट्री पार्टिकल्स पैदा होते हैं और वैनिश हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। खुद ब खुद जनरेट होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स, खुद ब खुद गायब हो जाते हैं। इसका मतलब है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स को पैदा होने के लिए किसी कॉज की जरूरत नहीं है। देखिए एम्पिरिकली तो वो इसका जो भी रीजन बयान करे, फिलोसफिकली हम जब कहते हैं कि ये बात गलत है, तो क्यों कहते हैं? क्योंकि जब वो लैब में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, तो क्या वहां पे कुछ भी नहीं होता या कुछ होता है? इक्विपमेंट मौजूद होता है, वो सब्सटेंसेस या वो मटेरियल मौजूद होता है जिसपे एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये कहना उनका कि आउट ऑफ नथिंग कोई चीज क्रिएट हो रही है, ये बात गलत है। और ये बात मैंने उस दिन भी एक्सप्लेन की थी कि जब वो कहते हैं नथिंग, तो उसका मतलब वो वाला नथिंग नहीं होता जो फिलॉसफी में यूज होता है। फिलॉसफी में जब हम कहते हैं नथिंगनेस, तो उसका मतलब होता है कुछ भी नहीं।
क्या कहते हैं इसको, क्रिएशन, राइटिंग गंदी है, इससे ही काम चल रहा है। एक्स निहिलियो यानी किसी चीज को अदम से वजूद में लाना, वो चीज मौजूद नहीं थी और उसको क्रिएट किया आपने, ठीक है। अब फिलोसफिकली नथिंगनेस का मतलब ये होता है कि कुछ भी नहीं है, कोई एनर्जी मौजूद नहीं है, कोई क्वांटम फील्ड मौजूद नहीं है, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद नहीं है, किसी भी किस्म की कोई चीज वजूद नहीं रखती, एनर्जी लेवल पे भी नहीं रखती, ठीक। ऐसी नथिंगनेस क्या कोई चीज दे सकती है? फिलॉसफी कहती है, रीजन कहता है नो। जिसके पास खुद कोई चीज देने के लिए नहीं हो, वो किसी को क्या चीज देगा? नथिंगनेस का मतलब है तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट जिस नथिंगनेस की बात करते हैं वहां पे वो क्या कहते हैं कि क्वांटम फील्ड्स मौजूद थी। क्वांटम फील्ड्स मौजूद थी यानी एनर्जी की फील्ड्स मौजूद थी, आसान लफ्जों में यूं कहते, यानी एनर्जी मौजूद थी और उसकी वाइब्रेशन की वजह से पूरी कायनात वजूद में आई है। तो बात खत्म हो गई। इसका मतलब है कि कुछ मौजूद था जिससे ये चीज वजूद में आई है। तो उनका ये कहना कि आउट ऑफ नथिंग वजूद में आई है, ये बात गलत है। और ये जब आप उसका बंदोबस्त कर लेंगे प्रोजेक्टर का, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे इसको कि वो कैसे ये बात कहते हैं, उनकी ये बात, इस बात का मतलब क्या है। एक आर्गुमेंट और देना चाहूंगा जिसको हम कहते हैं टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या है खुदा के वजूद पर? मिसाल के तौर पे आप यहाँ से जा रहे हैं, आप किसी डेजर्ट में आते हैं और डेजर्ट पे आते हैं आपको एक वॉच मिलती है, फर्ज करें ये क्या केसीओ की कोई आपको रिस्ट वॉच नजर आती है। आपने कभी भी इससे पहले वॉच नहीं देखी, आपको केसीओ का मतलब भी नहीं पता, ठीक है। फर्स्ट टाइम आप देखते हैं कि वहां पे कोई रिस्ट वॉच पड़ी हुई है, ठीक है, किसी डेजर्ट में। क्या आपका जहन उस वॉच को देखने के बाद, उसके फंक्शन को देखने के बाद और समझने के बाद इस बात को कबूल कर सकता है कि खुद ब खुद जमीन से ज़रात निकले, सिलिकॉन निकली, मेटल निकला और वो खुद आपस में मिले और उन्होंने ये जो है एक डिजाइन क्रिएट कर दिया? ये बात अगर मैं कहूं कि ऐसा हुआ है तो कोई आपका जहन मानेगा? नहीं मानेगा। बेसिकली डिजाइन आर्गुमेंट है, आसान लोगों में कहते हैं। कायनात में डिजाइन मौजूद है और डिजाइन कॉम्प्लेक्स है। मुमकिन है कि रैंडम इवेंट्स की वजह से कोई सिंपल डिजाइन क्रिएट हो जाए, ठीक है, लेकिन रैंडम इवेंट्स की वजह से, और रैंडम इवेंट्स का मतलब है यानी जो सोच विचार का नतीजा ना हो, इंटेंशन का नतीजा नहीं हो, डेलिब्रेट नहीं हो, इत्तफाकी तौर पे होगा, इत्तफाकी हादसात और वाकयात, ठीक है। क्या जहन ये मानने के लिए तैयार होगा कि वो जो घड़ी वहां पे नजर आ रही है वो इत्तफाकी तौर पे खुद ब खुद बन गई है? एक छोटी सी घड़ी बन सकती है? ये जो एथीस्ट है वो हमें समझाना चाहते हैं कि पूरी कायनात ऐसे बन गई है, यानी कोई डिजाइनर मौजूद नहीं है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। अगर इस बात को एक्सपेंड किया जाए तो सिर्फ यूनिवर्स को छोड़ दें, ये जो ह्यूमन आई है, अगर आप लोगों ने 9th में बायोलॉजी पढ़ी हो तो उसमें बायोलॉजी में पढ़ाते हैं ह्यूमन आई का फंक्शन। इतना कॉम्प्लेक्स है ये, जिस तरह से फंक्शन करती है कि अगर इसको हम खुद बनाना चाहें, इसके सारे फंक्शंस को, तो आई थिंक पता नहीं कितने किलोमीटर्स का एरिया हमें रिक्वायर्ड होगा अगर हम खुद इस तरह की कोई डिवाइस बनाना चाहें जो आंख की तरह के सारे काम करती हो, ठीक है, जो काम हमारी आंख कर रही है।
तो एक बहुत बड़ा एरिया चाहिए होगा। हो सकता है मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, ये खुद आप जाके चेक कीजिएगा कि ह्यूमन आई को अगर हम सिमुलेट करना चाहें रियल लाइफ में और इसका कोई मॉडल बनाना चाहें, ठीक है, तो कितना बड़ा एरिया रिक्वायर होगा। और अगेन एक डिजाइनर चाहिए होगा, खुद ब खुद नहीं बन जाएगा वो, नहीं बन सकता। तो एक ह्यूमन आई का जो डिजाइन है या उसका स्ट्रक्चर है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको हम रिप्लिकेट नहीं कर सकते। उसको हम रियल लाइफ में अगर बनाना चाहें तो हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। और आप यानी ये चीज ये बता रहे हैं कि पूरी कायनात विद ऑल द लॉज, विद ऑल द कॉम्प्लेक्सिटी, इस तरह के रैंडम इवेंट्स का नतीजा है जिसमें सारी चीजें खुद ब खुद हो रही है। कोई डेलिब्रेशन नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। इस वजह से एक बात आगे की है इससे, लेकिन चूंकि ये डिबेट दो हिस्से हैं इस डिबेट के, यानी खुदा के वजूद के ऊपर जब डिबेट करते हैं, पहला पॉइंट जो आज तक मैंने पहले भी बताई थी बात, अभी तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए साइंटिस्ट, वो ये है कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुई, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इनिशियल मूवमेंट्स मैंने आपको बताया था ना कि बहुत ज्यादा डेंस थी, एक्सपेंड कैसे हुई, नहीं एक्सप्लेन कर पाए। पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी से इसकी जो एक्सपेंशन थी, ये किन लॉज की वजह से मुमकिन हो सकी है, ये अभी तक डिफाइन नहीं कर पाए अपनी सारी काविशों के बावजूद। और वो जो दूसरा पॉइंट है जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वो है क्रिएशन ऑफ लाइफ। लाइफ कैसे क्रिएट हो गई? क्योंकि फर्ज करें रैंडम इवेंट्स की वजह से दुनिया तो वजूद में आ गई थी और सारी चीजें खुद ब खुद बन गई, सूरज, चांद, जमीन, सितारे, सब चीजें बन गई, ठीक है। लेकिन लाइफ कैसे क्रिएट हुई? क्योंकि मैटर तो इनएनिमेट है। दो तरह का होता है ना मैटर की, ये कहलाता है एनिमेट और एक कहलाता है इनएनिमेट। एनिमेट एनिमेशन से निकला है, एनिमेशन तो आप समझते हैं ना, कंप्यूटर ग्राफिक्स जो लोग जानते हैं। एनिमेशन यानी मूवमेंट, हरकत, ठीक है। एक मैटर हो जो जानदार है उसे कहते हैं एनिमेट मैटर, और जो गैर जानदार है उसे कहते हैं इनएनिमेट मैटर। क्वेश्चन ये है कि ये जो इनएनिमेट मैटर है ये कैसे क्रिएट हुआ, इसमें एक्सपेंशन कैसे हुई। लेकिन फर्ज करें कोई कह लेगा रैंडम इवेंट्स की वजह से हो गई, लेकिन इनएनिमेट से एनिमेट मैटर कैसे क्रिएट हो सकता है? क्योंकि जो लॉज हैं बायोलॉजी के, और जिसे हम कहते हैं बायोजेनेसिस नजरिया है, बायोजेनेसिस, वो ये कहता है कि लाइफ सिर्फ लाइफ से क्रिएट हो सकती है, नॉन लिविंग थिंग से कोई लाइफ क्रिएट नहीं हो सकती है, ठीक है। तो फिर कायनात में तो सब गैर जानदार चीजें थी। जो आयरन है, जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो भी वजूद में आए इब्तिदा में, कायनात जब तख्लीक हुई, इनमें से किसी में भी जिंदगी तो मौजूद नहीं थी ना, ठीक है। इसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है, सब ये मानते हैं कि इनएनिमेट मैटर थे। तो फिर लाइफ कैसे क्रिएट हुई? अगर कोई सोर्स ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे क्रिएट हुई? सोर्स ऑफ लाइफ अगर मौजूद नहीं है तो लाइफ कैसे क्रिएट होगी? यानी एनिमेट मैटर कैसे क्रिएट हुआ? वो इब्तिदा में जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स थे, वायरस थे, वो कैसे क्रिएट हुए? इसका अगेन कोई आंसर मौजूद नहीं है साइंटिस्ट के पास। तो बेसिक इसी वजह से एक थ्योरी, अगर आपने डार्विन का नाम सुना है, एक नजरिया उसका जिसे हम कहते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। एक है थ्योरी जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंट डिजाइन। आप लोग जाके अगर जिसको शौक हो वो पढ़े इंटेलिजेंट डिजाइन। इस पे यूरोप में काम भी हो रहा है, और आपको बता दो इस पे रिसर्च पे, वहां पे इसको स्कूल में पढ़ाने पे पाबंदी है। तमाम तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच के बावजूद इस नजरिए को आप स्कूल और कॉलेजेस में नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। वो कहते हैं ये अनसाइंटिफिक नजरिया है। हालांकि में रिनोन साइंटिस्ट इस नजरिए को कबूल करते हैं, वहां मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट इसको कबूल करते हैं। इंटेलिजेंट डिजाइन क्या है?
खुद आपको समझ में आना चाहिए। यानी ये कायनात में जो हमें डिजाइन नजर आ रहा है, ये किसी इंटेलिजेंस की वजह से, इसके पीछे जहानत है, अकल है, ठीक है। ये रैंडम नहीं है, खुद ब खुद नहीं हुआ, इसके पीछे इसको किसी ने डिजाइन किया है। ये थ्योरी, ऑल्टरनेटिव थ्योरी है जो डार्विन के नजरिए के ऑल्टरनेट में पेश की गई है, इंटेलिजेंट डिजाइन। तो मेरा आर्गुमेंट था टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट। टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट क्या कहता है कि कायनात में अगर हम गौर व फिक्र करें तो उसकी हर चीज में हमें डिजाइन नजर आता है, और चूंकि डिजाइन नजर आता है इसलिए इसका कोई डिजाइनर होना चाहिए। और ये बिल्कुल ये हमारे लिए ऑब्वियस बात है। कोई ये कैमरा देख के कह सकता है कि ये खुद ब खुद बना है, कैमरा लगा, तो ह्यूमन आई के बारे में कैसे कह सकता है कि खुद ब खुद बनी है और इसको किसी ने डिजाइन नहीं किया? ये इसके मुकाबले में ये 100 टाइम्स और 1000 टाइम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन आई, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, इसके स्ट्रक्चर देख के हम फौरन समझ जाते हैं कि ये रैंडम इवेंट्स का नतीजा नहीं है, बल्कि इसको लाज़िमन ला महला हमें, अगर ये चीज मैंने जैसे पहले कहा डेजर्ट में पड़ी नजर आ जाए तब भी हम देखते ही समझ जाएंगे कि इसको किसी ने डिजाइन किया है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बता रहा है। तो ह्यूमन आई जो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, उसके बारे में हम ये बात क्यों नहीं कहेंगे? तो ये टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट था, और मैंने वो आपको कोशिश की अगेन जो इनफाइनाइट रिग्रेशन वाली बात है, या उसको कहते हैं एक और उसके लिए, सारे ग्रीक वर्ड्स हैं, सॉरी ये ऐसे आपको याद, बस आपके जहन कान आशना हो जाए इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। ये असल कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, वरना ये अल्फाज इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कंटिन्यूम एड इन इंफिनिटम, कंटिन्यूम एड इंफिनिटम यानी किसी चीज का जारी रहना इंफिनिटी तक, ग्रीक वर्ड, ठीक है। पीछे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप का जारी रहना इंफिनिटी तक, ये मैंने आपको बता दिया कि रैशनली इम्पॉसिबल है। रैशनली इसलिए इम्पॉसिबल है कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इफेक्ट हैं और हर इफेक्ट को कॉज चाहिए, तो इसलिए इस पूरे सेट के लिए कॉज की जरूरत है। अब ये बात क्लियर हो गई? लास्ट टाइम अगर क्लियर नहीं तो आपको कम से कम क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, कि हर एक ऐसा सेट जिसका हर एलिमेंट इफेक्ट हो, उसके लिए कॉज की जरूरत पड़ेगी, एक ऐसा कॉज जो उस सेट से बाहर हो, ठीक है। एनीथिंग एल्स, कोई क्वेश्चन? इन सारी बातों से ये बात समझ आती है कि होना चाहिए